वियतनाम युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो लगभग 20 साल तक चला। सोचिए, दक्षिण पूर्व एशिया में एक ऐसा भयानक संघर्ष जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को सीधी चुनौती दे डाली। और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उसके घमंड को चकनाचूर भी कर दिया। 8,64,000 टन, ये नंबर देखिए। ये है क्या? ये सिर्फ एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन रोलिंग थंडर, उसमें गिराए गए बमों का वजन है। जरा सोचिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर के कई हिस्सों में कुल मिलाकर जितने बम नहीं गिरे, उससे ज्यादा बम सिर्फ एक ऑपरेशन में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने कैसे टिक गया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक लंबे युद्ध के बीच। देखिए, ये समझने के लिए कि अमेरिका इस लड़ाई में आया ही क्यों, हमें थोड़ा नहीं बल्कि काफी पीछे जाना होगा। क्योंकि इस जंग की जड़ें अमेरिका के आने से बहुत पहले फ्रांसीसी और जापानी कब्जे के दौर में ही पड़ चुकी थीं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1850 के दशक से। फ्रांस ने वियतनाम को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया। फिर 1887 में इसे फ्रेंच इंडो चाइना का नाम दे दिया गया, मतलब कब्जा पक्का हो गया। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर II के दौरान 1940 में जापान ने हमला करके वियतनाम पर कब्जा कर लिया। और इसी उथल-पुथल के बीच 1941 में हो ची मिन्ह ने वियत मिन्ह बनाई, जिसका एक ही मकसद था, आज़ाद वियतनाम। तो आप देखिए, एक के बाद एक विदेशी ताकतें आती रहीं और वियतनाम के लोगों में आज़ादी की आग और भड़कती गई। और इस पूरी आज़ादी की लड़ाई के केंद्र में एक ही नाम था, हो ची मिन्ह। एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही सपने के नाम कर दी, एक आज़ाद और एकजुट वियतनाम। उन्हीं की सोच और उन्हीं के जज्बे ने इस पूरे संघर्ष को दिशा दी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, विचारधारा से बटा एक राष्ट्र। वर्ल्ड वॉर II तो खत्म हो गया, लेकिन वियतनाम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब फ्रांसीसी वापस आ गए अपनी पुरानी कॉलोनी पर फिर से कब्जा जमाने, और यहीं से शुरू हुआ पहला इंडो चाइना युद्ध, जिसने देश को विचारधारा के नाम पर बांट दिया। और फिर हुई दिएन बिएन पू की लड़ाई। ये कोई मामूली जंग नहीं थी। वियत मिन्ह की इस जबरदस्त जीत ने फ्रांसीसियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मतलब वियतनाम में फ्रांस का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो बस एक नए और बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। तो फ्रांस के जाने के बाद हुआ जेनेवा समझौता। और इस समझौते ने क्या किया? इसने वियतनाम को 17th पैरेलल लाइन पर दो हिस्सों में बांट दिया। उत्तर में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार, जिसे चीन और सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, और दक्षिण में एक एंटी कम्युनिस्ट सरकार, जिसे फ्रांस और अमेरिका का सपोर्ट था। तय ये हुआ था कि 2 साल में चुनाव होंगे और देश फिर से एक हो जाएगा। लेकिन वो चुनाव कभी हुए ही नहीं, और इसी टूटे वादे ने आने वाले महायुद्ध की नींव रख दी। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, अमेरिका दलदल में उतरा। यहीं से इस कहानी में दुनिया के सबसे ताकतवर देश की एंट्री होती है, अमेरिका। और अमेरिका यहां क्यों आया? वजह थी कोल्ड वॉर का डर और एक थ्योरी, जिसे डोमिनो थ्योरी कहते हैं। ये डोमिनो थ्योरी क्या थी? ये अमेरिका का एक डर था। उन्हें लगता था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो ये एक डोमिनो के गिरने जैसा होगा। उसके बाद एक एक करके आसपास के सारे देश, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सब कम्युनिस्ट हो जाएंगे। और इसे डर ने अमेरिका को इस जंग में खींच लिया। और अमेरिका इस जंग में एक झटके में नहीं कूदा, ये धीरे धीरे हुआ। पहले तो सिर्फ फ्रांस को पैसे से मदद दी। फिर राष्ट्रपति केनेडी ने कुछ स्पेशल सैनिक ग्रीन बरेट्स को खुफिया ऑपरेशंस के लिए भेजा। फिर 1964 में हुई टोंकिन की खाड़ी की घटना, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध छेड़ने की खुली छूट मिल गई। और आखिर में 1965 में पहले अमेरिकी फौजी वियतनाम की धरती पर उतरे। बस यहीं से जमीनी जंग की शुरुआत हो गई। सेक्शन 4, जंगल युद्ध और क्रूर रणनीतियां। देखिए, ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। ये एक अजीब सा संघर्ष था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे मॉडर्न आर्मी और दूसरी तरफ थे घने जंगलों में छिपकर लड़ने वाले गुरिल्ला लड़ाके। तो चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जा रही थी। वियतकॉन्ग के लड़ने का तरीका एकदम अलग था। उन्होंने जमीन के नीचे लगभग 200 मील लंबा सुरंगों का जाल बिछा रखा था। सोचिए, इन सुरंगों में अस्पताल थे, हथियार रखने की जगह थी, सब कुछ था। वो अचानक कहीं से भी हमला करते और फिर गायब हो जाते।
बूबी ट्रैप लगाते हैं, बारूदी सुरंगें बिछाते हैं और आम लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाते कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1967 में वियतनाम में 5 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक थे, जबकि वियतकॉन्ग और नॉर्थ वियतनामी लड़ाकों की संख्या करीब 2.5 लाख ही थी। कागज पर तो अमेरिका बहुत आगे था, लेकिन वियतकॉन्ग की गुरिल्ला रणनीति ने इस ताकत को काफी हद तक बेअसर कर दिया था। तो इस गुरिल्ला वॉरफेयर का जवाब अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी से दिया। उन्होंने एजेंट ऑरेंज नाम का एक केमिकल इस्तेमाल किया ताकि जंगलों के पेड़ पौधे खत्म हो जाएं और दुश्मन छिप ना सकें। इसके साथ ही रोलिंग थंडर जैसे भयंकर बॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए। इसका नतीजा जबरदस्त तबाही, जिसका असर आज तक वहां के पर्यावरण और लोगों पर दिखता है। 5वां हिस्सा, जब युद्ध अजेय हो गया। साल था 1968। अमेरिका को लग रहा था कि बस अब जीत करीब है, और तभी हुआ टेट ऑफेंसिव। ये वो मोड़ था जिसने पूरा गेम बदल दिया। इसने अमेरिका के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ये युद्ध कभी जीता ही नहीं जा सकता। अगर सिर्फ मिलिट्री के नजरिए से देखें तो टेट ऑफेंसिव नॉर्थ वियतनाम की एक बड़ी हार थी। उनके बहुत सारे लड़ाके मारे गए और वो किसी बड़े शहर पर कब्जा भी नहीं कर पाए। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह नॉर्थ वियतनाम की सबसे बड़ी जीत साबित हुई। क्यों? क्योंकि अमेरिका में घर बैठे लोगों ने पहली बार अपनी टीवी पर देखा कि दुश्मन इतना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड हमला भी कर सकता है। इसने अमेरिकी सरकार के उन सारे दावों की हवा निकाल दी जो कह रहे थे कि हम युद्ध जीत रहे हैं। लोगों का भरोसा टूट गया और अमेरिका में युद्ध के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया। और फिर 2 और घटनाओं ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। पहला, माय लाइन नरसंहार, जहां अमेरिकी सैनिकों ने 500 से ज्यादा निहत्थे लोगों को मार डाला। इसने युद्ध का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। दूसरा, पेंटागन पेपर्स लीक, जिससे पता चला कि अमेरिकी सरकार सालों से युद्ध के बारे में जनता से झूठ बोल रही थी। इन घटनाओं के बाद तो जनता का रहा सहा भरोसा भी खत्म हो गया। अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, साइगॉन का पतन। अपने ही देश में विरोध और लगातार हो रहे नुकसान के बाद अमेरिका बस इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहता था। तो चलिए देखते हैं कि इस युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो जनवरी 1973 में पेरिस शांति समझौते पर साइन हुए। अमेरिका अपने सारे सैनिक वापस बुलाने पर राजी हो गया। मार्च 1973 तक आखिरी अमेरिकी सैनिक भी वियतनाम से चला गया, और जैसे ही अमेरिका हटा, साउथ वियतनाम की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ठीक 2 साल बाद 30 अप्रैल 1975 को नॉर्थ वियतनाम की सेना ने साउथ की राजधानी साइगॉन पर कब्जा कर लिया। युद्ध खत्म हो चुका था और जुलाई 1975 में वियतनाम आधिकारिक तौर पर एक हो गया। लेकिन इस जीत और हार की कीमत क्या थी? जरा इन आंकड़ों को देखिए। अमेरिका ने अपने 58,000 सैनिक खोए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन वियतनाम के लोगों ने जो कीमत चुकाई वो कल्पना से भी परे है। नॉर्थ और साउथ वियतनाम के मिलाकर 50 लाख से ज्यादा सैनिक और आम नागरिक मारे गए। मतलब एक पूरी पीढ़ी तबाह हो गई। जब साउथ वियतनाम ने सरेंडर किया तो नॉर्थ वियतनाम के कर्नल बुई तिन ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, वियतनामियों के बीच कोई जीता या हारा नहीं है, सिर्फ अमेरिकी हारे हैं। ये शब्द बताते हैं कि उनके लिए यह एक गृह युद्ध नहीं था, बल्कि विदेशी ताकतों के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, वियतनाम युद्ध असल में था क्या? क्या ये राष्ट्रवाद और अपनी आज़ादी के लिए लड़ी गई एक जंग थी, या फिर ये सिर्फ कोल्ड वॉर का एक खतरनाक मैदान था जहां 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ एक छोटे से देश की जमीन पर अपनी ताकत का खेल